जय हिंद दोस्तों, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और हिस्ट्री का हमने सभी काल पढ़े, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और हमने देखा कि हिस्ट्री का विभाजन कितने भागों में किया गया है और कितने सन से कितने सन तक हिस्ट्री का विभाजन किया गया है। उसमें हमने पढ़ा कि पुरापाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल क्या होता है, और उनके भी हमने एक एक करके विभाजन करा। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल, ये हमने कल विभाजन देखा। तो वैसे ही आज हम सबसे पहले इतिहास का टॉपिक लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता रहेगा। देश की या मतलब इतिहास की पहली जो सभ्यता है, पहली नगरीय सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो पहली क्लास हमारी हिस्ट्री की हो चुकी है, आज हमारी हिस्ट्री की क्लास 2 है। इससे पहले हमने मैथ और ज्योग्राफी भी शुरू की है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उन क्लासों को भी जरूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता। क्या टॉपिक रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आज का हमारा टॉपिक है। ये हमारी जो वीडियो है हड़प्पा सभ्यता, ये क्लास, ये इससे पिछली क्लास, ये सभी एग्जामों के लिए अवेलेबल है। जैसे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी या यूपीपी, जिसमें भी हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बनता है उसके लिए क्लास बेनिफिट देगी। तो आप इसे किसी भी एग्जाम के लिए क्लास को ले सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है, इसके क्या क्या नाम है और किसने इसकी खोज की, कितने भागों में डिवाइड है, इसके बारे में आज हम पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पहला पॉइंट लिखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। हड़प्पा सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी? प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता, या इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। या इसे हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता, या इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसके अन्य नाम हैं। इसे हम प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इन नामों से हम जानते हैं। अब इसकी बात करें कि ये खोजा किसने या पहली बार किसने देखा। तो पहली बार हम पॉइंट बात करेंगे। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैशन द्वारा, देखा गया। किसके द्वारा? चार्ल्स मैशन द्वारा 1826 में देखा गया। आप इस वीडियो के नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको बार बार किसी नोट्स की जरूरत ना पड़े या बुक से ना पढ़ना पड़े। तो आप इसके हैंड राइटिंग अपने नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से आज हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। और अगर हम दूसरी बात करें तो 1856 में कनिंघम द्वारा, 1856 में पहली बार कनिंघम द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया। 1856 में पहली बार कनिंघम कौन था?
सर कनिंघम द्वारा सर कनिंघम द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया। इसका सर्वेक्षण किया गया। अब कनिंघम कौन थे? ये सर कनिंघम कौन थे? तो इन्हें भारत के पुरातत्व के जनक, भारत के पुरातत्व का जनक जाना जाता है। भारत के पुरातत्व के जनक कहा जाता है। इसे सर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व जनक कहा जाता है। भारत के पुरातत्व के जनक, भारत के पुरातत्व के जनक कहा जाता है। किसे? सर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व जनक कहा जाता है। इसने 1856 में पहली बार सर कनिंघम ने इसका पुरातत्व सर्वेक्षण किया। अब सरकार द्वारा बात कब पहुंची? 1856 में ही किसके? बर्टन बंधुओं द्वारा 1856 में ही बर्टन बंधुओं द्वारा यह जानकारी सरकार को दी गई। इसके बर्टन बंधुओं द्वारा यह जानकारी सरकार को दी गई। अब हम इसके समय काल की बात करते हैं। तो इसका समय काल क्या रहा? तो देखो, इसका समय काल प्रत्येक बुक में थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड में इसका 2500 BC से 2500 ईसा पूर्व से कितना? 1750 BC तक, 2500 BC से 1750 BC तक इसका समय काल रहा। अभी देखो कुछ इसके फैक्ट और देखते हैं। तो देखो, सबसे प्राचीन नगर, इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? सबसे प्राचीन नगर क्या था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना गए। सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो सबसे प्राचीन नगर था, देखो, भीलवाड़ा। कहाँ था ये? हरियाणा में भीलवाड़ा हरियाणा में खोजा गया। ये कब खोजा गया? कहाँ था ये? हरियाणा में। ये जानकारी हमें कब मिली? 2014 को ये खोजा गया। ये जो नगर खोजा गया, ये कब खोजा गया? तो ये नई अपडेट है, 2014 में खोजा गया। 2014 में ये खोजा गया कि भीलवाड़ा नाम का कोई एक नगर है जो हरियाणा में है, और 2014 को ये खोजा गया कि ये सबसे प्राचीन नगर उस सभ्यता का है। कितना पुराना है ये नगर? अब देखें तो ये नगर कितना पुराना माना गया? ये 7500 वर्ष, कितना? 7500 BC पुराना, 7500 BC पुराना, 7500 BC पुराना नगर, 7500 BC पुराना यह नगर खोजा गया। कब खोजा गया? 2014 को ये खोजा गया। अब देखो, सबसे बड़ा नगर कौन सा है इस सभ्यता का? तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका सबसे बड़ा नगर है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक, इसे हम राखीगढ़ी को एक बार डिटेल से और पढ़ेंगे, कहाँ पड़ता है, कौन सी नदी पर पड़ता है। तो फिलहाल आप लिखेंगे राखीगढ़ी। क्या?
राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखी गढ़ी। ये आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम बात करते हैं, इससे आगे बात करेंगे। देखो अब इसकी सभ्यता के बारे में ही। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब देखो हमने राखी गढ़ी पढ़ा, सबसे प्राचीन नगर। अब इसके देखो कुछ फैक्ट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट? इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो इसका आकार देखते हैं, सभ्यता का आकार किस आकार में थी। तो इस सभ्यता का आकार क्या था? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकार में ये सभ्यता फैली थी। किस आकार में फैली थी? ये सभ्यता लगभग इस आकार में फैली थी। किसी त्रिभुजाकार आकार में फैली थी। अब देखो इसका क्षेत्रफल देखते हैं, कितना क्षेत्रफल में ये सभ्यता थी। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इसका क्षेत्रफल होगा 12,99,600 किलोमीटर। ठीक, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। या हम याद कर सकते हैं एक नंबर की तरह। कैसे? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। अब देखो इसका समाज देखते हैं हम। समाज कैसा था? समाज कैसा था इसका? देखो मात्र सत्तात्मक, इसका सत्तात्मक इसका समाज था। मात्र सत्तात्मक इसका समाज था। अर्थात माता को ही सर्वोपरि माना जाता था। माता को घर का मुखिया ये कामकाज के लिए माना जाता था। तो मात्र सत्तात्मक इसका समाज था। अब देखो देखते हैं इसका इसकी देखते हैं। देखो क्या लिपि कौन सी थी? लिपि मतलब जो लेखन लिपि है वो क्या थी? तो लिपि देखो, इसकी लिपि देखते हैं। जैसे हमारी वर्तमान में लिपि क्या चलती है? देवनागरी लिपि। तो वैसे ही वहां की भाषा की लिपि क्या थी? तो लिपि थी इसकी भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब देखो भाव चित्रात्मक तो लिपि थी, लेकिन लिपि में कितने वर्ण पाए जाते थे, कितने अक्षर थे? तो लिपि में कुछ सूत्रों द्वारा पता लगा कि लिपि में 400 अक्षर होते थे। कितने? 400 अक्षर होते थे। ठीक, लिपि में 400 अक्षर होते थे। उस समय पूजा किसकी की जाती थी? तो हम देखो पूजा देखें तो पूजा किसकी की जाती थी? तो पूजा की जाती थी किसकी? पशुपति की, मातृ देवी की। किसकी? पशुपति की पूजा की जाती थी, पशुपति की, और मातृ देवी की। अब देखो मातृ देवी को किसके रूप में जाना जाता था? मातृ देवी को किसके रूप में जाना जाता था? तो मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में जाना जाता था। मातृ देवी को किसके रूप में जाना जाता था? उर्वरता की देवी के रूप में जाना जाता था। अब देखो यहाँ का जैसे आप वर्तमान में सबसे पवित्र पशु क्या माना जाता है? गाय माना जाता है। गाय सबसे पवित्र पशु। तो उस समय पवित्र पशु क्या था? पवित्र पशु क्या था उस सभ्यता का? पवित्र पशु था उस सभ्यता का कुवड़ वाला सांड। कुवड़ वाला सांड उसका पवित्र पशु था। व्यवसाय क्या था? तो अब देखो इससे आगे पॉइंट आता है एक व्यवसाय। किस व्यवसाय से वो अपना जीवन यापन करते थे? तो जीवन यापन जो करते थे वो किससे करते थे? उनका व्यवसाय था आयात निर्यात। क्या? आयात व निर्यात करते थे। ये उनका व्यवसाय था। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और
वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो हमारे चैनल से नया जुड़ा है, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। तो हमने कहां तक पढ़ा? देखो व्यवसाय तक पढ़ा। व्यवसाय क्या था? आयात व निर्यात था। आयात व निर्यात था, ठीक। आयात व निर्यात इनका व्यवसाय था। अब देखो यह सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। कौन से? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। इसका प्रत्येक नगर दो टीलों में विभाजित था। कौन सा? पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला। तो पॉइंट लिखेंगे, देखो हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यह सभ्यता के नगर दो टीलों में विभाजित थे। इस सभ्यता के नगर, इस करो सॉरी इस कर दो, इस सभ्यता के नगर दो टीलों में विभाजित थे। कौन कौन से? नंबर 1 देखो पूर्वी टीला। कौन सा? पूर्वी टीला। और नंबर 2 लिखेंगे हम पश्चिमी टीला। ठीक। नंबर 1 पूर्वी टीला, नंबर 2 पश्चिमी टीला। दो टीलों में विभाजित इसके नगर थे। लेकिन एक अपवाद है, यहाँ हम नोट डालकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एकमात्र नगर कौन सा? एकमात्र नगर कौन सा? धोलावीरा। कौन सा? एकमात्र नगर धोलावीरा। एकमात्र नगर धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। 3 टीलों में विभाजित नगर था। तो ये अपवाद है। कौन सा? एकमात्र धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित नगर था। बाकी सब किस में थे? 2 टीलों में विभाजित नगर थे। मात्र 3 टीलों में विभाजित नगर एकमात्र था, धोलावीरा। अब देखो हम इस सभ्यता का आकार देख लेते हैं, कैसा आकार और इसके चारों तरफ क्या क्या था। चारों भुजाओं पर इसके कौन कौन सा शहर और कहां कहां था। तो इसका देखो हम मैप के द्वारा आकार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। तो अब देखो इसके आकार देखते हैं। देखो ये सभ्यता है, ये क्या है? देखो सभ्यता का उत्तरी बिंदु कहाँ था? देखो उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में देखो इधर नदी कौन सी थी? चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे। उत्तरी बिंदु क्या था? मांडा एक स्थान है। तो जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान का उत्तरी बिंदु था। नदी कौन सी थी? चेनाब नदी के किनारे था। कौन सी नदी के? चेनाब नदी के किनारे। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। अब देखो इसका अगर पूर्वी बिंदु हम देखें तो पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है? देखो पूर्वी बिंदु पड़ता है आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? देखो आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। कहाँ? मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमारा पूर्वी जो बिंदु था वो कहाँ था? मेरठ तक फैला हुआ था। मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैला था। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है ये? देखो आलमगीरपुर मेरठ में, तो हिंडन नदी के किनारे ये स्थित था। हिंडन नदी के किनारे ये स्थित था। इसके हिंडन नदी के किनारे, ठीक, हिंडन नदी के किनारे। अब देखो इसका दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित था? दैमाबाद में इसका दक्षिणी बिंदु
लगता था। दैमाबाद, दैमाबाद अगर हम दैमाबाद को देखें, दैमाबाद किसके किनारे कहाँ पर पड़ता है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद जो स्थान पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन यहाँ नदी कौन सी थी? तो नदी हम देखेंगे तो देखो पिरवरा नदी थी। पिरवरा नदी, कौन सी नदी? पिरवरा नदी के किनारे, पिरवरा नदी के किनारे, पिरवरा नदी के किनारे, ठीक, पिरवरा नदी के किनारे। मैं नीचे का साफ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पिरवरा नदी के किनारे ये था। अब देखो पिरवरा नदी, पिरवरा नदी कौन सी थी? तो पिरवरा नदी देखो गोदावरी की सहायक नदी है। एक पॉइंट ये भी लिख लेना यही, पिरवरा नदी, पिरवरा नदी गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी, सहायक नदी है, सहायक है। पिरवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। ये इसका पॉइंट हुआ, ठीक। ये भी आपको एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है। अब देखो इसका पश्चिमी बिंदु देखें तो हम कहाँ पड़ेगा? देखो पाकिस्तान में पड़ेगा। एक स्थान का नाम है सुत का गैडोर, सुत का गेडोर, सुत का गेडोर ये स्थान है। कहाँ पड़ता है ये स्थान? ये स्थान पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान में। ये इसका पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। स्थान का नाम है सुत का गेडोर, सुत का गेडोर। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है दाश्क नदी के किनारे। कहाँ? दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक। दाश्क नदी के किनारे ये स्थित है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये इसकी मैप रेखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ स्थित थी। उत्तरी बिंदु देखो उसका कहाँ है? अगर उत्तरी बिंदु हम देखें तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, भारत में ही। मांडा स्थान है, एक मांडा स्थान पर चेनाब नदी के किनारे। दक्षिणी बिंदु देखें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, भारत के अंदर, तो पिरवरा नदी के किनारे। और पिरवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। अगर हम इसका पूर्वी बिंदु देखें तो आलमगीरपुर पड़ेगा। कहाँ? मेरठ के, आलमगीरपुर कहाँ? मेरठ में। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अगर हम ऐसे ही इसका पश्चिमी बिंदु देखें तो सुत का गेडोर पड़ेगा, पाकिस्तान में ये स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे। ये इसकी मैप रेखा है। तो लगभग 3 स्थान देखो, उत्तरी और पूर्वी और दक्षिणी, तीनों इसके जो कोने हैं, 3 जो इसके बिंदु हैं वो भारत में स्थित हैं, लेकिन एक कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। जो ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे लगभग अफगानिस्तान को छूता था, तो इसका कुछ भाग अफगानिस्तान में भी पाया गया है और अफगानिस्तान में भी है। अब देखो हम इसकी एक एक करके इसके शहरों की बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहला शहर ले लेते हैं इसका हड़प्पा। कौन सा शहर ले लेते हैं सबसे पहले? हड़प्पा। हड़प्पा कौन सा शहर? हड़प्पा इसका सबसे पहला हम शहर लेते हैं, हड़प्पा शहर, हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा इसका हमने शहर लिया। हम एक एक करके इसके शहर की बात करते हैं। हड़प्पा की बात करें तो देखो हड़प्पा की खोज, सबसे पहले हम खोज बात करें, इसके पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो खोज की बात करें 1921 में, 1921 में दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी द्वारा खोजा गया, खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम शाहनी द्वारा खोजा गया। कौन सा? हड़प्पा शहर, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये शहर हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक। रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखो रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन अगर हम इसका विकास देखें तो इस शहर का विकास, इसका विकास, इस शहर का विकास किसके आधार पर किया गया? ग्रीड पद्धति, ग्रीड पद्धति के आधार पर, पद्धति
के आधार पर किया गया था, किया गया था। किसके आधार पर? ग्रीड पद्धति के आधार पर इसका विकास किया गया था। अब देखो इसके इस शहर से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात इस शहर से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कौन कौन से अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं। तो देखो कपास की खेती के अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग, जो सुरक्षा दुर्ग चारों तरफ बनाए जाते थे देख रेख के लिए, वो अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। शव दफनाने के साक्ष्य, शव दफनाने के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हम लिखेंगे, देखो क्या क्या हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो शव दफनाने के साक्ष्य, शव दफनाने के, शव दफनाने के साक्ष्य, साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राप्त हुए कहाँ से? हड़प्पा से। और क्या लिखे? कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती, कपास की खेती के साक्ष्य के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक। और काय के मिले हमें? सुरक्षा दुर्ग के, सुरक्षा दुर्ग की यहाँ पर सुरक्षा दुर्ग भी पाए जाते थे, सुरक्षा दुर्ग भी पाए जाते थे। सुरक्षा दुर्ग के साक्ष्य, साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, प्राप्त, ये हमें साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब देखो एक फैक्ट आता है R37 कब्रिस्तान, क्या इसमें देखो एक प्राप्त होता है, ये हमें अक्सर एग्जाम पॉइंट्स में मिलता ही है एग्जाम में कि R37 कब्रिस्तान किससे संबंधित है। तो शव दफनाने के साक्ष्य को हम उनकी लैंग्वेज में क्या R37 कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम शव दफनाने के साक्ष्य उस स्थान को क्या कहते हैं? R37 कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये मुख्य पॉइंट है, इसे आप जरूर देखें। तो ये भी इसका ही भाग है। इसके साक्ष्य भी हमें कहां से? हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं, R37 कब्रिस्तान के। ये हमने आज हड़प्पा को पूरा देखा। और अब इसके बाद देखो हम हड़प्पा सभ्यता का हमने आज एक पहला शहर देखा, कौन सा? हड़प्पा शहर आज हमने फाइनल किया। इसके बाद मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी, इस तरीके इसके काफी शहर हैं। तो हम एक एक करके उन पर बात करेंगे। तो हमने हड़प्पा देखा, इसका मैपिंग देखा, उत्तर में कहाँ, दक्षिण में कहाँ और पूरब में और पश्चिम में इसका आकार देखा, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में और किस किस नदी के किनारे इसका मुख्य बिंदु बनता है। हड़प्पा को देखा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा ये खोजा गया और रावी नदी के किनारे ये शहर स्थित है। इस शहर का विकास ग्रेड पद्धति के आधार पर हुआ। शव दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले, ग्रेड पद्धति पर इसका आधार पर इसका विकास किया गया। और खेती के साक्ष्य किसके? कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, सुरक्षा दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें आपका नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक व शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना सुझाव बताएं, उसे हम आपके सुझाव को पढ़ते हैं और हम मोटिवेट करने का कार्य वह करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार करिए। जय हिंद।